दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री सांवलिया क्लासेस में। दोस्तों आज बात करेंगे कक्षा 10 के हिंदी के पेपर की। आपके हिंदी का पेपर होने वाला है, सेम यही पैटर्न आपको मिलने वाला है। तो जो भी कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं वो इस पूरे पेपर को अवश्य देखें। और दोस्तों एग्ज़ाम देने जाओ तो ध्यान रखना, एक भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं। उस क्वेश्चन से संबंधित कुछ भी आपको आ रहा है तो वो अवश्य उसमें लिख कर आए। तो देखते हैं कक्षा 10 का जो हिंदी का पेपर है, हिंदी का पेपर वही आपके 80 नंबर का पेपर रहेगा, क्योंकि 20 नंबर तो आपके यहाँ से जाएंगे आपके स्कूल से। ठीक है, तो 80 + 20 100 नंबर का आपका टोटल जो आपका पूर्णांक रहेगा 100 नंबर का, यानी 6 सब्जेक्ट और 600 नंबर से आपके परसेंट बनेंगे। ठीक, तो देखते हैं। और इसका समय रहेगा आपका 3 घंटे और 15 मिनट का। ये भी आपको ABCD 4 पार्ट में मिलेगा पेपर। तो देखते हैं पार्ट 1 के क्वेश्चन किस प्रकार आपको मिलने वाले। खंड अ के क्वेश्चन है ना। निम्नलिखित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में दीजिए। तो अब याद रखना वहाँ पर जो क्वेश्चन दो, तो जैसे पार्ट ए पहले कर रहे हो तो पार्ट ए के सारे क्वेश्चन को एक साथ करना, या पार्ट बी कर रहे हो तो ऐसा करोगे तो एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक करेगा तो उसको भी ज़्यादा बेस्ट रहेगा, तो नंबर देने में आसानी रहेगी। ऐसा नहीं पार्ट ए के आपके 2 क्वेश्चन आपने यहाँ कर लिए, फिर 2 क्वेश्चन कहीं चौथे 5वें पेज पर किए तो फिर संभालने में थोड़ा समय लगता है, तो वो थोड़ा आप ध्यान रखना। तो देखते हैं इसमें पार्ट ए के क्वेश्चन। तुम्हें धोखा नहीं देना चाहिए था, वाक्य में धोखा क्या है? तुम्हें धोखा नहीं देना चाहिए, वाक्य में धोखा क्या है? तो ये संज्ञा पूछी तो कौन सी संज्ञा? धोखा है, रोना है, ये सब भाववाचक संज्ञा के आते हैं, तो यहाँ पर भाववाचक संज्ञा अपना ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, इनमें से किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? तो देखा जाए आ प्लस हार आहार, आ उपसर्ग लग रहा, प्र प्लस हार प्र उपसर्ग लग रहा, वी प्लस हार विहार उपसर्ग, तो कहार में कोई उपसर्ग नहीं है, तो अपना ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, हमारे हरी हारिल की लकड़ी वाक्य में हारिल शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया गया? तो ये हारिल शब्द प्रयुक्त किया गया पक्षी के लिए, बर्ड्स के लिए, है ना। नेक्स्ट, परशुराम ने लक्ष्मण को काल के वंश बताया, क्यों बताया उनको? क्योंकि वह शिव धनुष पर ममता का कारण पूछ रहे थे, शिव धनुष पर ममता का कारण पूछ रहे थे, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, मुरझा कर गिर रही पत्तियां क्या संदेश दे रही है? तो अपने पाठ का क्वेश्चन है, मुरझा कर जो पत्तियां गिर रही है वो क्या संदेश दे रही है? तो मानव जीवन की क्षणिकता का संदेश दे रही है, यानी मानव का जो जीवन है वो क्षण भर में समाप्त हो जाएगा, उसके लिए ये संदेश दे रही है। नेक्स्ट, उत्साह किसको संबंधित गीत है? जो उत्साह है वो गीत किससे संबंधित है? तो वो बादल से संबंधित है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, लेखिका के पिता शक्की किस कारण से थे? तो जो लेखिका के पिता शक्की थे वो अपनों के विश्वासघात के कारण थे, अपनों के साथ वो विश्वासघात करते थे। नेक्स्ट, मेरी तेरी उसकी बात उपन्यास के लेखक कौन है? तो अपनी पाठ का क्वेश्चन है, मेरी तेरी उसकी बात उपन्यास के लेखक है यशपाल, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यशपाल। अगला क्वेश्चन, बाल गोविंद भगत के बेटे को मुखाग्नि किसने दी थी? तो जो बाल गोविंद भगत है उसके बेटे को मुखाग्नि दी थी पतोहू ने, पतोहू ने, तो हमारा ऑप्शन नंबर अ यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में? इसमें लंगड़ा क्या है? तो लंगड़ा क्या है, फौज में कौन जाता है? पान वाला नहीं जाता, हवलदार भी नहीं जाता, सुभाष चंद्र बोस की बात नहीं होनी है, तो कैप्टन, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। लंगड़ा किसके लिए प्रयुक्त हुआ? तो कैप्टन के लिए। नेक्स्ट, माँ ने भोलेनाथ के गाँव पर क्या लगाया था? तो पीसी हुई हल्दी लगाई थी, भोलेनाथ के गाँव पर क्या लगाई थी? पीसी हुई हल्दी। लेखिका ने गंगटोक को किस शहर कहा, किसका शहर कहा था? जो गंगटोक है उसको किसका शहर कहा था? मेहनतकश बादशाहों का शहर, वहाँ पर सभी मेहनत करने वाले थे, तो मेहनतकश बादशाहों का शहर का। नेक्स्ट, अब आता है आपके दूसरा क्वेश्चन, उसमें रिक्त स्थान भरने। ठीक है, नेक्स्ट देखो, रिक्त स्थान में क्या पूछा है? शब्द जो किसी वस्तु पदार्थ या तोल या माप का बोध करते हैं वो क्या कहलाते हैं? जो भी वस्तु पदार्थ तोलते हैं ना वो द्रव्यवाचक संज्ञा का कहलाते हैं, तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा द्रव्यवाचक संज्ञा। नेक्स्ट, जब दो वस्तुएं या व्यक्तियों की तुलना एक दूसरे से अधिक या कम बताया जाता है तो वहाँ किस विशेषण की आवश्यकता होती है? तो वो विशेषण हो जाएगा, जहाँ पर तुलना की जाए वो उत्तम अवस्था हो जाएगा, उत्तम अवस्था विशेषण हो जाएगा। नेक्स्ट, जो अवयव शब्द क्रिया की विशेषता का बोध कराते हैं उनको क्रिया विशेषण कहते हैं, उनको क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण। हिंदी के प्रचलित उपसर्गों कितने भागों में बांटा गया? तो 4 भागों में बांटा गया, और कुल 22 उपसर्ग होते हैं, 22 उपसर्ग होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, जहाँ पर विसर्ग का लोप होकर उसके स्थान पर नया वर्ण आ जाता है तो उसको विसर्ग संधि कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? विसर्ग संधि। तो विसर्ग संधि अपन को लिखना है।
द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं और उनके बीच में क्या आता है, या तो और आएगा या आएगा, ठीक है। और संस्कृत में देश आता है, माता और पिता, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में दीजिए। तो ये आपको अपठित गद्यांश दे रहा है, उसको पढ़कर नीचे जो क्वेश्चन दे रखे उनके आंसर देने हैं। तो इसको पढ़ते हैं, क्या दे रहा है कि अनुशासन ही वह कुंजी है, अनुशासन ही वह कुंजी है, हाँ, जिससे हम जीवन का विकास कर पाते हैं। सफलता के अनेक चरण छूते यदि हम देखें तो समुचित प्रकृति भी एक अनुशासन में बंधी हुई है। सूर्य का नित्य प्रति एक ही दिशा में उगना तथा उसी तरह अस्त होना अनुशासन के प्रमाण है। चंद्रमा, तारे, बादल सबका अपना अनुशासन है। जब किसी का अनुशासन भंग होता है तब कुछ अप्रत्याशित या विध्वंसकारी घटनाएं घटित होती हैं। समुद्र में ज्वार भाटा आने पर समुद्र मर्यादित रहता है। एक निश्चित गति से पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना या अनेक उपग्रहों का अपनी गति से गतिमान रहना उनके अनुशासन का ही परिचायक है। ठीक इसी प्रकार विद्यार्थी के जीवन में भी अनुशासन का अत्यधिक महत्व है। विद्यार्थी जीवन व्यक्ति के सघन साधना का काल है, जिसमें वह स्वयं का शारीरिक, मानसिक तथा रचनात्मक निर्माण करता है। अनुशासन दो प्रकार का होता है, पहला आत्मानुशासन और दूसरा है बाह्य अनुशासन। आत्मानुशासन की प्रेरणा विद्यार्थी के जीवन निर्माण की पहली सीढ़ी है। दूसरी ओर बाह्य अनुशासन स्वयं के अलावा किसी दूसरे व्यक्ति के दबाव होने तथा उसके अधिकारों के कारण माना जाने वाला अनुशासन है। क्योंकि विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करने की अवस्था में बालक का निर्माण सीखने की प्रक्रिया में होता है, इसलिए इस अवस्था में वह सीखता है, वे उसके जीवन के स्थायी मूल्य बन जाते हैं। तो बहुत ही अच्छा गद्यांश दिया था। अब इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है, प्रस्तुत गद्यांश का शीर्षक क्या है। तो शीर्षक आप सबको पता होगा कि अनुशासन के बारे में बता रहा, तो इसका शीर्षक क्या हो जाएगा, अनुशासन का महत्व, यानी हमारे जीवन में अनुशासन का क्या महत्व है। अनुशासन कितने प्रकार का होता है, तो गद्यांश देखकर आप बता सकते हो। अनुशासन दो प्रकार का होता है, एक तो आत्मानुशासन, एक होता है बाह्य अनुशासन, ठीक है। नेक्स्ट, व्यक्ति के जीवन का सघन साधन किस काल को बताया गया है, तो ये विद्यार्थी जीवन होता है, उसको विद्यार्थी जीवन के काल को सघन साधना काल बताया गया है। नेक्स्ट, अनुशासन के कौन से प्रमाण हैं, तो गद्यांश से अपन को पता चलता है कि सूर्य के नित्य प्रति दिशा में जो सूर्य होता है वो अनुशासन से नित्य रोज एक ही दिशा में उगता है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर निश्चित चक्कर लगाती है। अनेक उपग्रह अपनी गति से गतिमान, समुद्र में ज्वार भाटा, ये सब अनुशासन के ही उदाहरण यहाँ पर दिए गए हैं। तो ये सारे उदाहरण अपन को इसका आंसर देना है। नेक्स्ट, बालक के जीवन में स्थायी मूल्य कहाँ बनते हैं, तो जब विद्यालय में बालक पढ़ता है तब वो दूसरों से सीखता है, तो वहाँ पर विद्यालय में वो स्थायी मूल्य बनते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करने की अवस्था होती है, उसमें जीवन में स्थायी मूल्य बनते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, पतन शब्द का विपरीतक शब्द क्या है, पतन का विलोम बताना है, तो विकार, पतन का क्या हो जाएगा, विकार हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित अपठित पद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। वो तो था अपठित गद्यांश, अब है अपठित पद्यांश, ठीक है। इसको पढ़ते हैं। इस समाधि में छिपी हुई एक राख की ढेरी जलकर जिससे स्वतंत्रता की दिव्य आरती फेरी। यह समाधि लघु समाधि है, झांसी की रानी अंतिम लीला स्थली यही है लक्ष्मी मर्दानी। यहीं कहीं पर बिखर गई वह भग्न विजयमाला सी, उसके फूल यहाँ संचित है यह स्मृतिशाला सी। सहे वार पर वार अंत तक बड़ी वीर बाला सी, आहुति सी गिर पड़ी चिता पर चमक उठी ज्वाला सी। बढ़ जाता है मान वीर का रण में बलि होने से, मूल्यवती होती सोने की भस्म यथा सोने से। रानी से भी अधिक हमें अब यह समाधि है प्यारी, यह निहित है स्वतंत्रता की आशा की चिंगारी। इससे भी सुंदर समाधियाँ हम जग में है पाते, उसकी गाथा व निषिद्ध में शूद्र जंतु ही गाते। तो ये अपन को अपठित पद्यांश दिया गया है। अब इसके आंसर क्या है, प्रस्तुत पद्यांश का शीर्षक क्या है, तो जो पद्यांश दे रखा है वो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के लिए दिया गया है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा झांसी की रानी।
नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन है, रानी की समाधि को किसका प्रतीक बताया गया है? तो स्वतंत्रता और वीरता का प्रतीक बताया गया है रानी लक्ष्मीबाई की समाधि को। वीरों का मान व सम्मान कब बढ़ता है? तीसरा क्वेश्चन, तो युद्ध में प्राणों की आहुति देने पर वीरों का जो मान और सम्मान बढ़ जाता है। नेक्स्ट, समाधि में किसकी राख की डेरी छिपी हुई है? तो रानी लक्ष्मीबाई की राख की जो डेरी है वो छिपी हुई है। उनको मर्दानी वीरबाला स्वतंत्रता की आशा की किरण बताया गया है। ठीक है। नेक्स्ट, पांचवा क्वेश्चन, रानी से अधिक समाधि को प्रिय क्यों कहा गया? क्योंकि रानी से भी अधिक समाधियाँ होती हैं ना, उनको प्रिय क्यों कहा गया है? क्योंकि उसमें स्वतंत्रता की आशा की चिंगारियाँ विद्यमान है। जो भी समाधियाँ हैं वो स्वतंत्रता के लिए उन्होंने अपना बलिदान दिया था। ठीक है। नेक्स्ट, रानी की समाधि से सुंदर अन्य समाधियों के कौन से गुण आते हैं? तो गुण में शुद्ध जीवन, रात्रि में जो शुद्ध जीव जंतु गाते हैं वो गुणगान करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, अब आता है अपना पार्ट बी में अपने क्वेश्चन का जो आंसर होता है 40 शब्दों में देना होता है। तो क्या होता है जो देखना, मजहब के प्रति समर्पित बिस्मिल्लाह खां काशी से बाहर होने पर बाबा विश्वनाथ के प्रति अपनी श्रद्धा किस प्रकार व्यक्त करते थे? तो अपनी किताब का क्वेश्चन है, मजहब के प्रति समर्पित बिस्मिल्लाह खां काशी से बाहर होने पर बाबा विश्वनाथ के बालाजी के मंदिर की दिशा की ओर मुँह करके बैठते थे और कुछ क्षण के लिए उसी शहनाई को घुमाकर इस तरह वे शहनाई बजाते थे और माध्यम में अपनी अवस्था श्रद्धा प्रकट करते थे। तो ये क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, लेखक किस बात से भयभीत हैं? आप उसके भय को दूर करने के लिए क्या सुझाव देना उचित समझेंगे? तो लेखक संस्कृति की बात से भयभीत हैं, जो कि हमारे पुराने पूर्वजों ने जो सभ्यता संस्कृति का आविष्कार किया है, जो हम उनका उपयोग कर रहे हैं, तो संस्कृति को लेकर लेखक भयभीत हैं। ठीक है। नेक्स्ट, अगला, फसल कविता का प्रतिपाद लिखिए। तो फसल वह है जो कहीं व्यक्तियों के हाथों का परिश्रम, कहीं का गुणधर्म, मिट्टी कहीं और सूर्य का प्रकाश होती है। नेक्स्ट, क्रोध पर विनय और व्यंग का अलग अलग प्रभाव कैसे पड़ता है? राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के आधार पर अपन को लिखना है। तो राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के आधार पर क्रोध पर विनय और व्यंग्य का अलग अलग प्रभाव पड़ता है। क्रोध तो भड़काता है और व्यंग्य सरलता से है। जैसे कि परशुराम जी ने क्रोध में शत्रु को मारने की बात कही और राम ने इनका क्रोध शांत करवाया था। ठीक है। तो क्रोध में कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट, महतारी के हाथ से खाने पर बच्चों का पेट भी बढ़ता है, ऐसा क्यों कहा गया? माता का अंचल अध्याय के आधार पर संक्षेप में लिखिए। इसका आंसर हो जाएगा, महतारी के हाथ से खाने पर बच्चों का पेट भी बढ़ता है और जब माँ खाना खिलाती है तो वह खेल खेल में बच्चों को खाना खिलाती है और माँ जब खाना खिलाती है तो खाना भी स्वादिष्ट लगता है। ठीक है। नेक्स्ट, नार्गे ने धर्म चक्र की क्या विशेषता बताई? साना साना हाथ जोड़िए अध्याय के आधार पर लिखिए। तो नार्गे ने धर्म चक्र की विशेषता बताई, ये चक्र हमेशा उल्टा चलता है। नार्गे के अनुसार जो चक्र होता है वो हमेशा उल्टा चलता है और वहाँ सिक्किम की यात्रा करते समय उन्होंने ये धर्म चक्र देखा था। सिक्किम की यात्रा की थी तब उन्होंने ये धर्म चक्र देखा था। ठीक है। नेक्स्ट, सब कुछ होम कर देना, मुहावरे का क्या अर्थ है? तो मुहावरा भी आएगा आपके, सब कुछ होम कर देना यानी सब कुछ बलिदान कर देना, सब कुछ त्याग देना, ये होता है। जैसे मैंने उसको अपना सब कुछ बलिदान कर दिया। मैंने कक्षा 10 का जो एग्ज़ाम दे रही हूँ तो कक्षा 10 के एग्ज़ाम की तैयारी में मैंने अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया था, है ना। तो ये इसका वाक्य प्रयोग हो जाएगा। नेक्स्ट, पार्ट सी, निम्नलिखित पठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। वो पहले आए थे वो अपठित थे, ये है अपने पठित गद्यांश जो अपनी किताब से लिए गए हैं। ठीक है। तो इसमें देखते हैं क्या कह रहा है ये, क्यों इसको पूरा पढ़ लेते हैं। जब रगों में लहू की जगह लावा बहता हो तो सारे निषेध, सारी वर्जनाएं और सारा भय कैसे ध्वस्त हो जाता है। यह ये तभी जाना और अपने क्रोध से सबको थरथरा देने वाले पिताजी से टक्कर लेने का जो सिलसिला तब शुरू हुआ था। राजेंद्र से शादी की तब तक वह चलता ही रहा। यश कामना, बल्कि कहूँ कि यश लिप्सा पिताजी की सबसे बड़ी दुर्बलता थी, उनके जीवन की दूरी था। यह सिद्धांत कि व्यक्ति को कुछ विशिष्ट बनकर जीना चाहिए, कुछ ऐसे काम करने चाहिए कि समाज में उसका नाम हो, सम्मान हो, प्रतिष्ठा हो, वर्चस्व हो। इसके चलते ही मैं एक बार उसके कोप से बच गई। नेक्स्ट, इसके क्वेश्चन, जब रंगों में लहू की जगह लावा बहता हो तो क्या परिमाण निकलता है और राजेंद्र से शादी तक का क्या चलता है? तो इनके आंसर है, लेखिका के पिताजी की सबसे बड़ी दुर्बलता क्या है और पिताजी ने जीवन का मूल्य
के अंदर किसको, इसी के अथवा में एक और पैराग्राफ दे रखा था। आषाढ़ की रिमझिम समूचा गांव खेतों में उतर पड़ा। कहीं हल चल रहे, कहीं रोपनी हो रही, धान के पानी भरे खेत में बच्चे उछल रहे, औरतें कलेवा लेकर मेड़ पर बैठी थी। आसमान बादल से घिरा, धूप का नाम नहीं, ठंडी पुरवाई चल रही थी। ऐसे ही समय आपके कानों में एक स्वर तरंग झंकार सी कर उठी। यह क्या है, यह कौन है, यह पूछना न पड़ेगा। बाल गोविंद भगत समूचा शरीर कीचड़ में लिथड़े अपने खेत में रोपनी कर रही हैं। उनकी अंगुली एक एक धान के पौधों को पंक्तिबद्ध खेत में बिठा रही हैं। उनका कंठ एक एक शब्द को संगीत के जीने पर चढ़ाकर कुछ को ऊपर स्वर्ग की ओर भेज रहा है और कुछ को पृथ्वी की मिट्टी पर खड़े लोगों के कानों की ओर। तो इसमें दो पद्यांश दे रखे हैं, ऊपर वाला पद्यांश करो या नीचे वाला। तो इसमें अपने नीचे वाला जो पद्यांश है उसके आंसर लिखे हैं। ठीक है, गद्यांश में कौन सा मास का चित्रण किया गया है, तो आषाढ़ मास का चित्रण किया गया है। ठीक है, हिंदी महीनों के नाम आपको आने चाहिए, चैत वैशाख जेठ आषाढ़, है ना। तो यहाँ पर आषाढ़ माह का वर्णन किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट, समूचा गांव कब खेतों में उतर गया, तो आषाढ़ के रिमझिम में, जो आषाढ़ महीना है उसमें रिमझिम बारिश हुई, उसमें समूचा गांव खेतों में उतर गया, यानी खेतों में काम करने के लिए सारे गांव के लोग चले गए। ठीक है, नेक्स्ट, आषाढ़ की रिमझिम में बच्चे क्या प्रतिक्रिया करते हैं, तो बाल गोविंद भगत समूचा शरीर पानी, बच्चे उछाल कूद करके खेलते हैं आषाढ़ महीने। ठीक है, बारिश आती है तो उस पानी से बच्चे खेलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, भगत जी खेत में रोपने के साथ साथ क्या कर रहे थे, तो उनका कंठ एक एक शब्द को संगीत के जीने पर चढ़ाकर कुछ को ऊपर स्वर्ग की ओर भेज रहा है और कुछ को इस पृथ्वी की मिट्टी पर खड़े लोगों के कानों की ओर भेज रहा है। ठीक है, नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन 13वां क्वेश्चन, प्रस्तुत पद्यांश पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर भी अथवा में दो पद्यांश दे रखे, दोनों में से कोई सा भी आप कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें अपन करते हैं ये नीचे वाला क्वेश्चन, ऊपर वाला क्या है, गोपियों का उद्गव, तो ये ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं करते हैं। ठीक है, इसको पढ़ लेते हैं। अपरस रहत उधो तुम हो अति बड़गामी, अपरस रहत स्नेह तगा में, नाहिन मन अनुरागी, पुरइनी पात रहत जल भीतर, तारस देह न त्यागी, जो जल महा तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी, प्रीति नदी में पाऊँ न बोरिया, दृष्टि न रूप परांगी, सूरदास अबला बोरी गुर जांटी जो पागी। ठीक है, अब इसके क्वेश्चन है, गोपियों ने उद्भव को बड़ भागी क्यों कहा, तो इसका आंसर क्योंकि श्री कृष्ण के साथ रहती थी तो भी कृष्ण का कोई भी असर उन पर नहीं पड़ा, इसलिए उनको गोपियों को क्या कहा, बड़भागी कहा। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन है, जो जल महा तेल की गागरी बूंद न ताको, पंक्ति का आशय की, इस पंक्ति का आशय के उद्भव तुम बड़े भाग्यशाली हैं कि जो कि तेल की मटकी पर भी उस तेल का कोई असर नहीं पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, गोपियों ने स्वयं को अबला क्यों कहा, तो गोपियों ने क्योंकि वो कृष्ण से प्रेम में नहीं रंगी थी। ठीक है, इसलिए उनको कृष्ण के प्रेम में रंगी हुई नहीं थी, इसलिए उनको अबला कहा। पागी शब्द का क्या अर्थ है, तो पागी शब्द का अर्थ होता है चींटी। क्या होता है, चींटी। तो ये चारों क्वेश्चन इसी पद्यांश से आपको इसके आंसर मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, नेताजी का चश्मा पाठ के आधार बताइए कि सेनानी न होते हुए भी चश्मे वाले लोगों का कैप्टन क्यों कहा, और इसके अथवा में दे रखा है कि नवाब शाह ने अपने खानदानी रईस होने का भाव किस प्रकार प्रकट किया। तो इसका आंसर अपन लिख रहे हैं नीचे वाले का, नवाब शाह वाला, कि वो पहले अपनी सीट पर पालकी लगाकर बैठे और फिर सिरों को अच्छी तरह से उनको धोया और बाद में उनको पूँछ कर बनाकर तौलिए पर रखी, मसाला छिड़क कर रखी। जो उनको पास में लोग बैठे थे उनको बोला कि खाओ, तो उन्होंने मना कर दिया। तो नवाब शाह ने अपने आप को नवाबी के कारण चीरे को सूंघा कर बाहर फेंक दी। ठीक है, नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, फसल को हाथों के स्पर्श की गरिमा और महिमा कहकर कवि क्या व्यक्त करना चाहता है, तो फसल को हाथों के स्पर्श की गरिमा और महिमा कहकर लोगों को कहते हैं कि कई व्यक्तियों के हाथों परिश्रम है, मिट्टी के गुणधर्मों का नाम है फसल और हवा है, सूर्य का प्रकाश, फसल मेहनत और परिश्रम से फसल तैयार होती है। ठीक है, नेक्स्ट, राम वृक्ष बेनीमरी का जीवन परिचय आपको लिखना है। अपनी किताब का क्वेश्चन है, राम वृक्ष बेनीमरी का जीवन या कवि मंगलेश्वर डबरान का जीवन, दोनों में से किसी का भी आपको लिखना है। तो ये राम वृक्ष बेनीमरी का जीवन परिचय है। इनका जन्म 1899 में हुआ था और बाद में मैट्रिक्स पास करके स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ गए। उनको कलम का जादू भी कहा जाता है। उन्होंने कई पत्र पत्रिकाओं उपन्यास का संपादन किया और उनका देहांत 2020 में हुआ था। ठीक है, तो ये याद रखना। नेक्स्ट, माता का अंचल
पाठ में भोलेनाथ द्वारा चूहे के बिल में पानी डालना बच्चों की किस मनोवृत्ति को प्रकट करता है? तो माता का आंचल पाठ में भोलेनाथ द्वारा चूहे के बिल में पानी डालने बच्चों को इस मनोवृत्ति को प्रकट करता है कि बिल में पानी डालता है तो चूहे बाहर निकलेंगे और कई पक्षियों को परेशान करना और कई जानवरों को परेशान करना। ठीक है, नेक्स्ट 18वां क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित विषय में किसी एक पर लगभग 300 शब्दों में निबंध लिखना। तो निबंध लिखना आपको 300 शब्दों में यानी लगभग 3 पेज निबंध आपको अच्छे से लिखना है। ठीक है, उसमें भी अलग अलग पॉइंट होते हैं, जैसे प्रस्तावना है, लोकतंत्र में चुनाव की भूमिका, चुनाव के दिनों में दिखाई देने वाला दृश्य, मतदान केंद्र का दृश्य, इन पॉइंट को आप उपयोग में लेना है और इन पॉइंटों के आधार पर अपन लोग को क्या लिखना है? निबंध लिखना है। चाहो तो राजस्थान में बढ़ता जल संकट, नहीं तो मोबाइल फ़ोन छात्र के लिए वरदान है या अभिशाप, या मैं भारत का प्रधानमंत्री होता तो क्या करता। तो इस प्रकार आपको प्रस्तावना लिखनी है, उसके बाद प्रस्तावना के बाद उसकी स्थिति होती है वो लिखनी है, उसके कारण लिखने हैं, फिर निवारण के उपाय, या फिर लास्ट में आपको उपसंहार लिखना है। ठीक है, तो ये पूरा आपका निबंध हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, स्वयं को रजनीश निवासी रतलाम मानकर अपने क्षेत्र के विद्युत अभियंता को बोर्ड परीक्षा की तैयारी हेतु विद्युत आपूर्ति नियमित और पर्याप्त रूप से करवाने हेतु एक पत्र लिखना है आपको। ठीक है, क्या लिखना है? पत्र। तो पत्र लेखन भी आएगा आपको, पत्र लेखन आपको याद आना चाहिए। इतनी सेवा में श्रीमान विद्युत अभियंता, विद्युत कार्यालय, और जो एड्रेस यहाँ पर दे रखा होता है वही लिखना होता है। ठीक है, विषय विद्युत अभियंता को बोर्ड परीक्षा की तैयारी के लिए विद्युत आपूर्ति नियमित एवं पर्याप्त करने हेतु। ठीक है, मान्यवर, उपरोक्त विषय में नम्र निवेदन है कि हमारे घरों में बिजली नहीं आ रही है और इस अगर बिजली नहीं आती है तो हमारी पढ़ाई नहीं हो पाती है। हमारी परीक्षाएं बहुत नज़दीक है, अतः निवेदन है कि इन्हीं दिनों में अगर बिजली नहीं आई तो हमारी सारी मेहनत इन दिनों पर ही निर्भर है। अतः निवेदन है कि बिजली देने की कृपा करें, हमारा भविष्य उज्जवल हो। धन्यवाद। और ये प्रार्थी का नाम। तो इस प्रकार आपको पत्र आपको लिखना आना चाहिए। अगला क्वेश्चन, 20वां क्वेश्चन, आपके विद्यालय में SUPW शिविर में अनुपयोगी सामग्री से निर्मित उपयोगी सामग्री की बिक्री है तो एक विज्ञापन तैयार करना, या रक्षक हेलमेट बनाने वाली कंपनी की बिक्री बढ़ाने तो 25 से 50 शब्दों का एक विज्ञापन। तो एक विज्ञापन भी आपको आना चाहिए। ठीक है, जैसे यहाँ पर विज्ञापन लिखा रक्षक हेलमेट के लिए, तो इधर लिखना हेलमेट क्या करता है? हमारी सुरक्षा करता है, तो इधर लिखो सुरक्षा सुरक्षा, और बीच में हेडिंग लिखो रक्षक हेलमेट। और हेलमेट कौन सा? ISI मार्क वाला। ठीक है, ओरिजिनल हेलमेट। और यहाँ पर लिख देना 15% की छूट या 20% की छूट आप दे रहे हो विज्ञापन में। महिलाओं के लिए रंग बिरंगे हेलमेट उपलब्ध है, क्योंकि महिलाएं रंग बिरंगे हेलमेट ही ज़्यादा पसंद करती हैं। वो अवश्य खरीदें और संपर्क करें। यहाँ पर अपने मोबाइल नंबर लिख देना। ठीक है, ये आपके हेलमेट की दुकान का जो विज्ञापन था तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार ये अपना आज का हिंदी का जो मॉडल पेपर था इसको फिर पूरे को अपन ने सोल्व किया। आप हिंदी का मॉडल पेपर अच्छे से देना, एग्ज़ाम अच्छे से देना, एक भी क्वेश्चन वहाँ पर छोड़ना नहीं है। ठीक है, सभी को बेस्ट ऑफ लक। श्री सांवलिया क्लासेज यूट्यूब चैनल की ओर से मिलते हैं आगे नेक्स्ट नए वीडियो में। तब तक ले थैंक यू। जय हिंद, जय श्री कृष्ण।